गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है आणविक किरेलता और दूसरा है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आणविक किरेलता क्या होती है। हम लोगों ने देखा है कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है उसके लिए उसमें सामान्यतः एक किरेल कार्बन या एक से ज़्यादा किरेल कार्बन पाए जाते हैं, या हम लोग कहें कि वहाँ पे किरेल केंद्र पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें आणविक किरेलता पाई जाती है, यानी कि उन अणुओं में किरेल कार्बन नहीं पाया जाता, इसके बावजूद वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, एक है एलीन, दूसरा है बाइफेनिल। एलीन, बाइफेनिल ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कोई भी किरेल कार्बन नहीं पाया जाता है या कोई भी किरेल केंद्र वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन उसके उपरांत भी ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एलीन की यदि बात की जाए तो एलीन जो है उसमें ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, ये एक सामान्य एलीन है। अब देखने से ऐसे लगता है कि यह जो कंपाउंड है इसमें सममिति तल पाया जाएगा और सममिति तल पाए जाने के कारण यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन इसमें कोई भी सममिति तत्व नहीं होता है। देखिए, यह जो कार्बन है इस कार्बन का संकरण है sp, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यह जो कार्बन है यह sp संकरित है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ इसका sp संकरित कक्षक जो है वो क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह कार्बन जो है वह sp2 संकरित है और यह जो कार्बन है वह भी sp2 संकरित है। sp2 संकरित है तो इसके 3 कक्षक हैं, ठीक है। ये इसके 3 कक्षक हैं, संकरित कक्षक, ठीक है। यहाँ पे यह जो कार्बन है ये इसका एक असंकरित कक्षक p कक्षक जो है वह इसके एक असंकरित p कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा और पाई बंध का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि यह जो पाई बॉन्ड है यह, और इसके साथ ये 2 ग्रुप जुड़े हुए, कोई भी ये अक्ष है और ये पाई है। इस कार्बन का एक और असंकरित p कक्षक है जो पहले वाले असंकरित कक्षक के कैसा है, लंबवत है। तो लंबवत होने के कारण देखिए कि इस बार क्या होगा कि यह जो पाई बॉन्ड है ऐसे थे ये इसके साथ यह ग्रुप जो है ना, देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए अगर यह जो हम लोगों ने ब्लैक मार्किंग कर रखा है यह p कक्षक ऐसे था, तो ऐसे वाले के साथ ये क्या करेगा, पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा। तो ये जो 2 ग्रुप हैं वो कैसे होंगे, ऐसे इस तल में होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों, एक ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, ठीक है। अगर ब्लैक वाला ऐसे था तो जो रेड वाला असंकरित p कक्षक है वह ऐसे होगा, तो इसके साथ इस कार्बन का जो p कक्षक जो है वो अतिव्यापन करेगा, उसकी वह भी किस प्लेन में होगा, इस प्लेन में। तो दोनों जब इस प्लेन में एक दूसरे के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे तो ये जो 2 ग्रुप हैं वो इस प्रकार हो जाएंगे। यानी कि हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके ये ग्रुप प्लेन में है तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष वेज डेज पे होंगे। यानी कि अगर हम लोग इनको एक साथ मिलाने की कोशिश करें तो यह जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलैरिटी कुछ ऐसे दिखती है, यह एक्स यह वाई, इसके साथ यह है, आप कीजिएगा, यह है ए और यह है बी। तो यह एक किरेल कार्बन की तरह दिखने लग गया। अगर हम लोग इनको एक साथ मिला के लिखें तो इसमें जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने का मुख्य कारण यह है कि यह जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के साथ समान प्लेन पे नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें सममिति तत्व नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है बाइफेनिल,
जिसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि यह किरेल कार्बन न होने के उपरांत भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। बाइफेनिल और उसके कुछ डेरिवेटिव ऐसे हैं जो ये बाइफेनिल या उसके डेरिवेटिव्स हैं। देखिए अगर हम लोग इस कंपाउंड को भी देखें तो हमें ये लगता है कि ये बेंजीन वलय और ये ग्रुप जो है वो एक ही प्लेन में होने के कारण हम लोग इनमें एक प्लेन गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक वलय जो है वो एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण के कारण, यानी यहाँ पे जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के पास पास आने के कारण एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो दोनों बेंजीन वलय होनी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, दोनों एक साथ एक प्लेन में, लेकिन एक ऐसे रहती है तो दूसरी जो है वो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 45 डिग्री के कोण के ऊपर रोटेट हो जाती है। रोटेट होने की वजह से अब इसमें कोई भी प्लेन नहीं गुजारा जा सकता है और ये है जो है वह असममित हो जाती है और असममित होने के कारण इसमें प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र जो है वह किसी भी स्टीरियो आइसोमर की 3D स्ट्रक्चर को 2D रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखने का एक तरीका है। यानी कि हम लोग जिन प्रकाशिक समावयवियों की बात कर रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर को त्रिविमीय रूप से लिखना थोड़ा कठिन हो पाता है, तो एमिल फिशर ने हमें एक ऐसा तरीका बताया है जिससे हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को 2D रूप में बोर्ड पे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है जिसमें यह जो कार्बन है वह किरेल कार्बन है, इसके साथ कोई ग्रुप A, B, अक्स Y जुड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ पे देखिए जो ये वाली बॉल है, देखिए आप ऐसे देखिए इसको, ठीक है, आपके पास यह जो बॉल है यह रिप्रेजेंट करेगी किसको, A को, यह जो बॉल है जो रिप्रेजेंट करेगी किसको, B को, यह जो बॉल है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, अक्स को, और यह जो बॉल है वह रिप्रेजेंट करेगी किसको, Y को, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है, ये A है, ये B है, ये जो वेज पे है ये वाला ये है Y और यह है अक्स। इनको हमें बोर्ड पर लिखने के लिए जो पैटर्न देखना है वह कुछ इस प्रकार है। हमें क्या करना है कि इसको, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे खड़े होकर देखना है। यहाँ पे जब हम लोग इसके साथ खड़े होंगे, यानी इसके सामने जब हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, इसके सामने जब आप लोग खड़े होंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो अक्स और वाई जो हैं, ये अक्स और वाई जो हैं, जो हम लोग ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, ये वाले अक्स और वाई कोई भी मान सकते हैं आप, ये और ये वाले दो, ये आप लोगों की तरफ ऐसे होंगे जैसे इन्होंने आपसे मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाई हुई है, जैसे ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये A और B जो होंगे वो बिल्कुल पीछे की ओर होंगे। तो एमिल फिशर ने एक ऐसा तरीका बताया जिससे हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को आसानी से 2D वे में लिख सकते हैं। यानी कि इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, जब हम लोग इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी कि ये दो ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इस प्लेन से ऊपर आप लोगों की ओर होंगे और दो ग्रुप ये ऐसे होंगे जो इस प्लेन से पीछे आप लोगों से दूर होंगे। हम लोग इस स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम लोग आगे इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि यह जो है वो किरेल कार्बन, इसके साथ ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के सामने होंगे, जो ये ग्रुप है ये आप लोगों के सामने, यानी ये वाले दोनों ग्रुप जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। कौन कौन से, अक्स और वाई, ठीक है। ये जो दो ग्रुप हैं ये आप लोगों से पीछे की ओर चले जाएंगे, ये हो गए। यानी कि हम लोग एक 2D वे में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह जो फॉर्मूला है यह है
वेज डैश फार्मूला, हमें फिशर फार्मूला लिखना है। तो फिशर फार्मूला लिखते समय सबसे पहले दो रेखाएं खींची जाती है जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अगर किरेल कार्बन की संख्या एक से ज़्यादा होगी तो हम लोग ऐसी और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते चले जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वह पॉइंट ऐसा है जो किरेल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यह जो ग्रुप है यह क्या है, किरेल कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है, ये जो रेखा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये ग्रुप ऐसे होंगे जो आप लोगों की तरह बाहें फैलाए हुए से खड़े होंगे, यानी कि ये जो ग्रुप हैं ये कहाँ है, अबाउ द प्लेन, ये जो हैं वो प्लेन से ऊपर होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये देखें कि ये जो ग्रुप हैं यह दृष्टा की ओर, यानी कि जो देखने वाला है उसकी तरफ होते हैं। यहाँ पे यह जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, यह का इस पे जो ग्रुप है वो कैसे है, बिलो द प्लेन, ये प्लेन से पीछे की ओर है। और अगर हम लोग इसको लिखें तो यह है दृष्टा से दूर, यानी कि पीछे की ओर जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है वह कुछ इस प्रकार होता है कि जो क्षैतिज रेखा है वह क्षैतिज रेखा जो है वो उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जो अबाउ द प्लेन होते हैं, यानी प्लेन से बाहर। यानी मेरे जो हाथ हैं ये जब आप लोगों की ओर है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें जो ग्रुप है वो आप लोगों की ओर है। और मेरी ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है यह रिप्रेजेंट करती है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ हैं, देखने वाले से बिल्कुल दूर हैं। अब सवाल ये है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र जो है वो बनाया कैसे जाए किसी भी कंपाउंड का। चलो हम लोग कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पे यह जो कार्बन है ना, यह कार्बन किरेल कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप इसके साथ मैथिल जुड़ा हुआ है, एक एथिल जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ और एक H जुड़ा हुआ है, यानी कि यह जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। जब हम लोग इसकी फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि ये किरेल कार्बन है, जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को रखना है। जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को रखना है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इस लाइन का, वहाँ पे हम लोग इस मुख्य कार्बन श्रृंखला के उस कार्बन को लिखेंगे जब जिसको सबसे पहली प्रायोरिटी यानी सबसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, CH3। यहाँ पे ये कार्बन आ ही चुका है, यहाँ पे बचे हुए ग्रुप क्या आ जाएंगे, CH2 CH3। अब आपके दिमाग में अगर यह बात आती है कि हम लोगों ने इस ग्रुप को आगे CH2 यानी कि यहाँ पे कार्बन फिर CH3 H ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह किरेल कार्बन नहीं है। यहाँ पे वही ग्रुप आएगा जो किरेल कार्बन होगा। अब तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या हो गया, C2H5 हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं CH2 CH3। अब दो ग्रुप बच गए, एक बच गया OH और एक बच गया H। तो H और OH जो है उनको हम लोग इस लाइन पे दाएं और बाएं लगा देते हैं और इस प्रकार जो 2-ब्यूटेनॉल है उसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र आसानी से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल होता है CH3 CHOH COOH, यह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में यह जो कार्बन है वो क्या है, किरेल कार्बन है। तो जब हम लोग इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यह क्या है, किरेल कार्बन। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस पे ग्रुप आएंगे हम लोग पहले उसको लिखेंगे जो 1 नंबर कार्बन परमाणु होगा, 1 2 3। तो 1 नंबर पे क्या हुआ, COOH,
ठीक है। 2 नंबर पे यह कार्बन आ ही गया और 3 नंबर पे आ गया CH3। ये जो ग्रुप हैं वो दाएं और बाएं आ ही जाते हैं। इस प्रकार हम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये बात तो थी उन कंपाउंड की जिनमें एक किरेल कार्बन पाया जाता हो। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज़्यादा किरेल कार्बन पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के बारे में, CH3 CH Cl CH Cl CH3, यह हो गया 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो इसमें यह कार्बन और यह कार्बन जो है वो क्या है, किरेल कार्बन है। तो हम लोगों को इनके जब फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने हैं तो इस बार कितनी क्षैतिज रेखाएं खींचनी पड़ेगी? 2। नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग हम लोग ऐसा भी कर सकते थे क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग की जा सकती है। तो यह ग्रुप हो गया क्या, CH3, C, ये CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यह H और यह H। इस प्रकार हम लोग इसका भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिख सकते हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, आप एक बार फिर से ये बात समझिए कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र जब हम लोग किसी कंपाउंड के लिए लिख रहे हैं तो ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं, ये कहाँ है? अबाउट द प्लेन है, यानी प्लेन के बाहर, आप लोगों की ओर है ये ग्रुप। और ये जो ग्रुप हैं ये कहाँ है? बिलो द प्लेन है। ठीक है। तो किसी भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से ना कभी उठाया जाना चाहिए और ना ही कभी घुमाया जाना चाहिए। यानी कि हमें इसका जो प्लेन है वह कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए और आउट ऑफ द प्लेन कभी भी इसको रोटेट नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका जो पॉइंट है वह यह है कि आप कभी भी कागज़ के तल पर ये जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसको 90 डिग्री या 270 डिग्री रोटेट ना करें। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता भी चलेगा और दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये जो ग्रुप हैं ये तो प्लेन के दूसरी ओर हैं और ये जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ग्रुप जो है वो प्लेन के दूसरी ओर है, यानी इनके जो प्लेन हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप इनको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो इस बार यह ग्रुप, यहाँ पे जो ग्रुप आ जाएगा वह कहाँ हो जाएगा? अबाउ बिलो द प्लेन, जबकि होना कैसा चाहिए? अबाउ द प्लेन। यानी यहाँ पे जाने पे ये ग्रुप जो है वो आप लोगों से दूर जाएंगे, जबकि हम लोगों ने ये लिखा है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र में हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा अबाउ द प्लेन होते हैं। इसलिए कभी भी इनको 90 डिग्री या 270 डिग्री के ऊपर रोटेट नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग इनको ऑन द प्लेन 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। यह देखिए, अगर आप लोग इसे 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे तो ग्रुप्स की जगह बदल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 180 डिग्री के ऊपर अगर इनको रोटेट कर देते हैं ऑन द प्लेन COOH, माफ़ कीजिएगा, CH3 COOH, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया H। हम लोग इनको रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप ही कहाँ थे? प्लेन के बाहर, पीछे की ओर। तो फिर से कहाँ रहे? पीछे की ओर। ये दोनों ग्रुप थे प्लेन के ऊपर आप लोगों की ओर, माफ़ कीजिए, प्लेन के ऊपर आप लोगों की ओर। तो फिर से ये कहाँ है? अबाउ द प्लेन। इसलिए इनको 180 डिग्री के ऊपर रोटेट किया जा सकता है। वन लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वह यह है कि हम लोग किसी एक किरेल केंद्र के ऊपर, हम लोग किसी एक किरेल केंद्र के ऊपर, यानी यह एक किरेल केंद्र है, अगर सम संख्या में परिवर्तन करते हैं यानी इवन चेंजेज करते हैं
तो हमारे जो समावयवी हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता है, हमें होमोमर ही प्राप्त होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रुप्स को आपस में बदल देते हैं, ठीक है। हमने जब इन ग्रुप्स को आपस में बदल दिया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिली वह हो गई CH3OH, ठीक है। अब हम लोग इनको आपस में बदल देते हैं, तो इनको जब हम लोग आपस में बदलेंगे तो हमें मिलेगा COH CH3OH, यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, होमोमर, समरूप हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसमें, पहली स्ट्रक्चर में और तीसरी स्ट्रक्चर में। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। तो हमें कभी भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र को ड्रॉ करते समय या उसमें कुछ चेंजेज करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास के बारे में।